तो शुरू करते हैं आज हमारे इस लेक्चर को, सिविल सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। आप में से कोई है जो मुझे बताए कि सीपीसी क्या है? व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट सीपीसी, या मैं कहूँ कि आपका ओपिनियन क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड से आप क्या समझते हो? मैंने सीपी से पढ़ा तो नहीं है और हमें नेक्स्ट हमें पढ़ा जाएगा क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में। मगर सीपीसी में ये होता है कि सिविल रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं, उनके खिलाफ जो वो होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो उसके हिसाब से लॉज होते हैं उसमें। हाँ, मतलब ये आता है मुझे। ठीक है, देखिए मैं जो है ना वो चाहूंगा कि एक कोऑपरेटिव क्लास हो, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास हो। आप जो है ना अपने माइक को ओपन करें भले, और जो है ना वो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछते रहना। और जो है ना वो कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में रहो आप। जो जो चीज़ें मैं पूछता जाऊँ वो आप मुझे बताएं। इससे जो है ना फायदा ये होगा कि होता ऐसा है कि बस ऑनलाइन में एक टीचर ही बोलता होता है और बाकी सब स्टूडेंट सो रहे होते हैं। इससे बेहतर ये है ना कि आप जो है ना वो अटेंशन दें यहाँ पर, और आप खुद भी बोलें। आप खुद सवालों के जवाब दें और सवाल भी पूछें, ताकि जो है ना बेहतर एक कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारे दरमियान रहे इस क्लास में। सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना वो सिविल नेचर के केसेस से डील करता है। और सिविल नेचर के केसेस कौन से केसेस होते हैं? ये केसेस वो होते हैं जहां पर राइट और लायबिलिटी को डिस्कस किया जाता है। जहां पर जो है ना ये केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें बताता है सिविल प्रोसीजर कोड, या मैं कहूँ कि सिविल कोड्स हमें बताती हैं कि किस बंदे का राइट है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। इन प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होता है सिविल प्रोसीजर कोड, और कोर्ट थ्रू सीपीसी ये बताती हैं कि ये जो कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई घर है, ये किसका है, हु इज द ओनर ऑफ दिस। ठीक है, ये राइट किसका है, और लायबिलिटी किसकी है। लायबिलिटी का मतलब है कि भाई किसी ने किसी की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल इलीगल पोजेशन रखी हुई है, अनलॉफुल पोजेशन रखी हुई है, और कोर्ट कहती है कि ये पोजेशन अनलॉफुल थी आपके पास। डू हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी टू द एक्चुअल ओनर। एक्चुअल ओनर को ये प्रॉपर्टी दे दो। अब ये जो बंदा जिसने अनलॉफुल पोजीशन अपने पास रखी, इसकी होगी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कोर्ट बता सकती है कि या ये तो कंपनसेट करेगा, या तो यानी पैसे देगा, या ये जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा टू दी पर्सन कंसर्न। तो हमने क्या सीखा कि सिविल लॉ वो लॉ है, सीबीसी वो लॉ है जो कि एक प्रोसीजरल कानून है, जो कि डील करता है राइट से और लायबिलिटी से। एक बंदे का राइट होगा तो दूसरे बंदे की लायबिलिटी होगी, ठीक है। जब एक बंदे का राइट होता है तो दूसरे बंदे की ड्यूटी होती है। जब एक बंदे की ड्यूटी होती है तो इसका मतलब है कि किसी दूसरे बंदे का राइट उस चीज पर होगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीसी। अगर हम क्रिमिनल लॉ को देखें ना, तो क्रिमिनल लॉ में होती है पनिशमेंट। पनिश कर रही होती है कोर्ट के, दिस इज द पनिशमेंट। और पनिशमेंट प्रोवाइडेड होती है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, या कोई और ताजीराती कानून है तो उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटी नारकोटिक्स हो गया। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड में पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट कम है, हाँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल में भेजा जाता है, लेकिन कम है, पनिशमेंट कम है। 90% जो सिविल प्रोसीजर कोड में वो क्या चीज है, राइट एंड द लायबिलिटी, कौन किसका हक होगा, किसको प्रॉपर्टी दी जाएगी, और किसकी लायबिलिटी होगी, यानी कौन बंदा प्रॉपर्टी देगा। ये दिस इज दिस। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ना समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो यस कहो, ताकि हम जो है ना आगे थोड़ा बढ़े। ओके, ठीक है, हाँ भले आप पहले मैसेज में ये बात करें। अब इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, उन फैक्ट्स को थोड़ा देखते हैं। उसके बाद जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट्स जो है ना वो मैं कहूँ कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, खूबसूरती है कानून की, कि इट इज फेडरल लॉ एंड इट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये कोई प्रोविंशियल कानून नहीं। चल रही। हेलो, हेलो, कौन था भाई? चलें, ये जो कानून है वो फेडरल कानून है, फेडरल लॉ है, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। पूरे मुल्क पर ये अप्लाइड है।
लोकल लॉज भी होते हैं। लोकल लॉज यानी कोई पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में ही चल रहे हो। प्रोविंशियल कानून भी होते हैं, लेकिन ये फेडरल कानून है और पूरे मुल्क पर जो है वो अप्लाइड है। डिक्री फॉलोज जजमेंट। ठीक है, एक जजमेंट होती है और एक डिक्री। कोई बताएगा कि जजमेंट और डिक्री में फर्क क्या होता है? अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट इज सर डिफरेंस? आई थिंक, जी जी। मैं बताऊं सर? जी सर जी बताएं। आई थिंक ये डेक्री जो होती है वो कोर्ट जो है किसी भी डिसीजन पे जो है ना वो ऑर्डर पेश करती है, वो फाइनल जजमेंट नहीं होती है। मगर जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है। अ, थोड़ा सा आप मिस कर गए। डिक्री आपने सही बताया, लेकिन डिक्री भी फाइनल ही होती है। डिक्री के एग्जाम होते हैं, काइंड है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो मेरे स्क्रिप्ट आई में लिख। थिंक जी 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 जो बताएं। डिक्री होती है ना सर, डिक्री होती है वो चैलेंज की जा सकती है और वो जो है कैंसिल हो सकती है आई थिंक। बिल्कुल और ऐसा ही है, ऐसा ही। ये एक 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 पॉइंट है रिलेटेड टू डिग्री, और ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। फर्क देखें, ये है कि जजमेंट जो है ना वो इट इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ अ जज। जज के सामने एक केस आया कि जनाब, योर ऑनर, केस ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, लेकिन ये बंदा इस पर कब्जा करके बैठा है, काइंडली डिक्लेयर करें कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, यानी पर्सन ए की है। पर्सन ए की है। कोर्ट जो है ना वो जजमेंट पास करेगी। जजमेंट में क्या करेगी? ऊपर ऊपर कोर्ट का नाम होगा, फिर पार्टीज के नाम होंगे, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर्स में जो भी होंगे, नीचे जो है ना वो फैक्ट्स लिखे होंगे कि ये प्रॉपर्टी इस तरह थी, फिर उसके दादा को मिली, उसके बाप को मिली, उसके बेटे को मिली। इस तरह जो है ना वो पूरे फैक्ट्स लिखे होंगे। इस बंदे ने इसको लीगली पजेस किस तरीके से किया था, डिस्पोजेशन किस तरीके से हुई, ये तमाम चीजें फैक्ट्स वगैरह लिखे होंगे। ठीक है। और इस तरह की पूरी डिटेल डिस्कशन होगी, और एट द एंड कोर्ट अपना ओपिनियन देगी कि भाई अब ये प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, यानी लॉफुल ओनर कौन है। ये है जजमेंट। लेकिन डिक्री जो है ना वो आएगी जजमेंट के बाद, यानी डिक्री फॉलोज जजमेंट। जजमेंट के ये बाद आएगी। एक छोटा सा ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में ये बताया जाएगा कि भाई पर्सन बी, आप जो है ये जो प्रॉपर्टी है वो पर्सन ए को दे दो, क्योंकि पर्सन ए इज अ डिक्री होल्डर। ठीक है, यानी पर्सन ए जो केस को जीत चुका है, प्रॉपर्टी इसकी है, इसको दे दो। डिक्री बहुत ही शॉर्ट होगी। डिक्री में जो है ना वो फैक्ट्स वगैरह डिटेल में इस तरह कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि वो जजमेंट में तमाम चीजें हो गई होती हैं। लेकिन जब अपील होगी, तो अपील होगी अगेंस्ट द डिक्री। अपील जजमेंट के खिलाफ नहीं होगी, अपील होगी डिक्री के खिलाफ। ठीक है। और डिक्री जो मैं कहूँ, और इन सिंपल टर्म्स इट इज अ शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बहुत ही छोटा सा एक ऑर्डर होता है। इसकी जो डिटेल्ड डिस्कशन होती है वो जजमेंट में होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चले बढ़ते हैं आगे। डिक्री द सीपीसी आउटलाइंस द स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट। एक किसी भी सूट जो होता है या कोई केस होता है, उसका उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सिविल सूट के स्टेजेस क्या होंगे? कि सबसे पहले सपोज करें मसला कोई अराइज हुआ, प्रॉपर्टी का मसला अराइज हुआ, कोर्ट को डिक्लेयर करना है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। एक बंदा जो है ना केस फाइल करता है, सूट फाइल करता है, तो सूट फाइल करने का तरीकेकार क्या होगा कि वो सबसे पहले एक प्लेंट को ड्राफ्ट करेगा। ये प्लेंट क्या है वो हम आगे चलकर जो इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ऑर्डर 6, 7, 8 इन चीजों में। ठीक है। प्लेंट जो है ना वो उसके बारे में पहले, हाँ क्या, डिक्री को रिपीट कर दें। ठीक है। देखिए पहले जजमेंट को समझे कि जजमेंट क्या होती है। एक डिटेल्ड डिस्कशन होती है। कोर्ट जो है ना तमाम फैक्ट्स को उस जजमेंट में लिखती है। ठीक है। और फिर एट द एंड जजमेंट के लास्ट में फैसला देती है कि ये ना ये बंदा जीत गया केस को, ये हार गया। डिक्री जो है ना वो जजमेंट के बाद आएगी, यानी जजमेंट खुद डिक्री नहीं है, वो जजमेंट के बाद आएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, डिक्री शॉर्ट होगी, छोटी होगी। ठीक है। मैं कहूँ कि इट इज द कॉपी ऑफ जजमेंट। कॉपी होती है, लेकिन ये छोटी होती है। इसमें फैक्ट्स वगैरह ज्यादा डिटेल्ड में लिखे हुए नहीं होते। इसमें बस ये बताया जाता है कि केस को कौन जीता, हु इज द डिक्री होल्डर एंड हु इज द जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर वो होता है जो कि केस को जीता। जजमेंट डेटर वो होता है जो केस को हार गया, जिसको अब जो है ना वो प्रॉपर्टी देनी होगी या कंपनसेट करना होगा। तो डिक्री क्या होती है? शॉर्ट शॉर्ट सा एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। डिक्री में बात वही होती है जो जजमेंट में होती है, लेकिन डिक्री में वो बात डायरेक्ट होती है कि ये बंदा जीत गया। लेकिन जजमेंट में वो बात डायरेक्ट नहीं होती। जजमेंट में तमाम फैक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिक्री अब समझ में आ गई होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ सिविल सूट को। केस को फाइल करने का तरीकेकार ये होगा
कि सबसे पहले जो है ना वो प्लेंट फाइल होगी। प्लेंट हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। प्लेंट में तमाम मसलों को डिस्कस किया जाता है कि जनाब आली, मेरे साथ ये मसला था, ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स हैं ऑफ द केस, इसको नजर षानी की जाए। उसके बाद सर्विस ऑफ समन करेगी कोर्ट। कोर्ट जो है ना वो नोटिस भेजेगी टू द डिफेंडेंट पार्टी कि आप जो है वो कोर्ट में आके अपीयर हों और रिटन स्टेटमेंट जमा कराएं, WS। फिर जो है ना थर्ड स्टेज होगा कि वो जो डिफेंडेंट पार्टी है वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगी, जिसको हम WS कहते हैं। फिर होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। प्लेंट को देखकर कोर्ट जो है ना वो इश्यूज को फ्रेम करेगी कि एक्चुअल में मसला है क्या। उन मसलों पर ही कोर्ट को फिर डिस्कशन करनी है, उन मसलों पर वकील को डिस्कस करना है, और उसी मसलों पर कोर्ट जो है ना आखिर में एट द एंड फैसला देगी। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जब हो गए तो कोर्ट कहेगी भाई आप सबूत लाओ, एविडेंसेस लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, विटनेसेस लाओ। ये तमाम जब एविडेंस हुए तो फिर कोर्ट कहेगी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करो। वकील आर्ग्यू करेगा, वो पार्टीज आर्ग्यू आर्ग्यू करेंगी, क्रॉस होगा उन मामलात का। ये जब चीजें हो गई, एट द एंड जो है ना कोर्ट शेल डिक्लेयर अ फाइनल जजमेंट। वो जजमेंट दे देगी। और फिर जजमेंट के बाद आती है डिक्री, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। डिक्री भी एक स्टेज है, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि जजमेंट और डिक्री दोनों सेम ही चीजें हैं। क्योंकि डिक्री बस शॉर्ट ऑर्डर होता है, बात वही होती है जो कि जजमेंट में होती है। तो ये थे स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, स्मॉल कॉजेज कोर्ट। कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो हमें स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में भी बताता है। यानी जहाँ पर जो केस होता है, जो कि सूट होता है, उसकी वैल्यू बड़ी छोटी होती है, छोटे छोटे मामला। 10,000 का कोई केस हो गया, 20,000 का कोई मसला हो गया कि सर मेरे 10,000 इस बंदे ने फ्रॉड के थ्रू मुझसे ले लिए, अब ये मेरे 10,000 नहीं दे रहा है। ये क्या है, स्मॉल कॉज। स्मॉल कॉज इसके लिए अलग सी कोर्ट होती हैं, जो इनको जल्द से जल्द एक्सपीडिशियसली इन मामलात को हल करती है। ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी स्मॉल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में भी बताता है। फिर ये एक्स पार्टी डिक्री वर्सेस डिसमिसल ऑफ सूट। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज एक्स पार्टी डिक्री, या मैं कहूँ कि एक्स पार्टी क्या होता है, डिसमिसल ऑफ सूट किस तरह होता है। एक्स पार्टी के बारे में कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज एक्स पार्टी। हेलो, थोड़ा बोलें यार, थोड़ा बोलें ताकि सर, जी जी। हमें सर पता नहीं है, आप बता दीजिए। आई थिंक नो वन इज हाँ, अगर कंट्रीब्यूटिंग सर। अगर नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, हम सीखने आए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट बोल दो कि हमें सर पता नहीं है, जैसे आपने बोला। इससे पता चले कि आप जो है सर वो सुन रहे हो या नहीं। डिफेंडेंट को सुने बगैर, उसका एविडेंस लिए बगैर उसके खिलाफ डिक्री जो पास होती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही थिंक है। वही होती है एक्सपर्टेड। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई एक प्लेंटिफ, प्लेंटिफ वो होता है जिसका, जिसके खिलाफ कोई मसला हो। प्लेंटिफ वो होता है जिस बंदे के साथ कोई मसला हो और वो प्लेंट जमा कराता है कोर्ट में, ठीक है, और कहता है कोर्ट को कि जो है ना ये मेरे मसले को हल करो। कि कोर्ट कहती है ठीक है भाई, और अक्यूज को नोटिस, सॉरी डिफेंडेंट को, यहाँ पर जो है ना सिविल सिविल साइड पर हम कहते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। तो जो है ना कोर्ट जो है ना डिफेंडेंट को नोटिस भेजेगी। डिफेंडेंट अगर अपीयर नहीं होता है, और अपीयर का यहाँ पर मतलब क्या है कि डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होगी अगेंस्ट द प्लेंट विच इज सबमिटेड और फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने प्लेंट जमा कराई, रिटन स्टेटमेंट जमा करानी थी डिफेंडेंट को, लेकिन डिफेंडेंट आया ही नहीं, उसने जमा ही नहीं कराई। फिर से एक नोटिस और भेज दिया, समन भेज दिया कोर्ट ने उसको, जो है ना वार्निंग दी कि आप अपीयर हो, वरना वी आर गोइंग टू डिसाइड दिस केस एक्स पार्टी। ठीक है, फिर भी जो है ना डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट जो है ना एक एक्स पार्टी डिग्री जो है ना वो पास कर देगी। यानी अक्यूज्ड यानी डिफेंडेंट के आने के बगैर ही एक फैसला सुना दे कोर्ट, और कह दे कि प्लेंटिफ हैज वन द केस, यानी प्लेंटिफ ने केस को जीत लिया है। दिस इज एक्स पार्टी डिग्री। यहाँ पर डिफेंडेंट जो है ना वो अपीयर ना हो, उसने रिटन स्टेटमेंट जमा ना कराई हो, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि डिफेंडेंट इज ऑन डिफॉल्ट, तो फिर ये होता है। डिसमिसल ऑफ सूट जो है ना वो, इसके बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इस सिचुएशन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब प्लेंटिफ जो है ना वो अपने केस को सही तरीके से ना चलाए, और कोर्ट जो है ना समझती है कि ही हैज फाइल्ड दी प्लेंट जस्ट टू डिले, ठीक है, डिले करने के लिए इसने बस इस केस को यहाँ पर जो है ना वो फाइल किया, तो कोर्ट जो है ना डिसमिस कर देती है सूट को कि छोड़ो, ये प्लेंटिफ जस्ट ये ना व्हाट वी कैन से जस्ट जो है ना वो यहाँ पर डिले कराने आ रहा है और कोर्ट के टाइम को जाया कराने
करने के लिए इसने प्लान को फाइल किया, तो वो कोर्ट जो है ना डिसमिस कर सकती है सूट को। दोस्तों हम जो अभी ये अमेजिंग फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे आपका ऐसा समझो कि 40% ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इंशाल्लाह आपको समझ में इन फैक्ट्स से ही आ जाएगा कि सीपीसी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लोली ग्रेजुअली अदर क्लासेस में कि सेक्शंस क्या हैं, ऑर्डर्स क्या हैं। लेकिन ये फैक्ट्स जो है ना, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने डिस्कस किया एक्स पार्टी डिग्री वर्सेस द डिसमिसल ऑफ सूट। अब जो नेक्स्ट है वो है रेस जुडिकेटा वर्सेस रेस सब जुडाइस। कोई है मुझे बताए कि रेस जुडिकेटा क्या है? हाँ आपको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन बताएं व्हाट इज रेस जुडिकेटा और फिर रेस सब जुडाइस। बताएगा कि क्या है रेस जुडिकेटा? सर आइडिया नहीं है, पता नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़े थे पीछे तो उसी हाँ ठीक है ठीक है। रेस जुडिकेटा का मतलब है कि एक कोई केस हुआ दो पार्टीज के दरमियान सिविल नेचर का ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन यानी मसला क्या है, एक्चुअल में क्या मसला था जिस पर केस जो है ना वो हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसला है प्रॉपर्टी का, पार्टीशन का। दो भाई केस को फाइल कर रहे हैं। एक भाई कह रहा है कि सारी प्रॉपर्टी ये मेरा दूसरा भाई रख रहा है, इस प्रॉपर्टी को जनाब आली कोर्ट ऑनरेबल जज साहब आप जो है ना इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करें, इसके दो हिस्से करें, एक हिस्सा मुझे दें, एक हिस्सा मेरे बड़े भाई को दें। ठीक है, ये है कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर, यानी मसला एक्चुअल में ये है। कोर्ट में ये दोनों भाई आ जाते हैं, केस फाइल होता है। कोर्ट जो है ना तमाम ये जो हमने स्टेजेस को डिस्कस किया ना, तमाम स्टेजेस से गुजरने के बाद एविडेंस हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, फाइनल जजमेंट आ जाती है, डिक्री आ जाती है और कहती है कोर्ट कि ठीक है सही बात है इसकी, इस ये जो प्रॉपर्टी इसको पार्टीशन करो, आधा ऐसा इसे दो, आधा ऐसा इसके बड़े भाई को दो। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। नाउ दिस जजमेंट, नाउ दिस डिक्री इज रेस जुडिकेटा, यानी अब इस कॉज ऑफ एक्शन पर, अब इस मसले पर इस तरह का दूसरा कोई केस किसी दूसरी कोर्ट में या इसी कोर्ट में नहीं फाइल हो सकता। ठीक है, दिस इज द बार टू एन अदर अनदर केस। ये जो ना वो बार है टू दी एन अदर केस। किसी ने यहाँ पर जो मैसेज में लिखा है कि बार ऑन अपील, बार ऑफ अपील नहीं है, बार ऑफ सिमिलर केस है। ये जो सेम केस ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज, अब ये केस दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट ने इस केस को डिसाइड कर लिया है। हाँ अगर फैक्ट्स दूसरे अराइज हो जाए, कॉज ऑफ एक्शन कोई और हो जाए, तो फिर तो होगा, वरना इस केस को अब डिसाइड दोबारा नहीं किया जा सकता। इसकी अपील तो हो सकती है, इसकी रिव्यू हो सकती है, इसकी रिवीजन हो सकती है, लेकिन इस केस को दोबारा शुरुआत से प्लेंट फाइल करना, रिटन स्टेटमेंट, एविडेंस वगैरह ये चीजें नहीं होंगी, बिकॉज इट इज नाउ अंडर द रेस जुडिकेटा, इट इज ऑल डन। आपको रेस जुडिकेटा समझ में आ गया? हेलो? ठीक है, यस। रेस जुडिकेटा जी ये सर। थी कि ये केस जो है ना वो डिसाइड हो गया फाइनली। रेस सब जुडाइस का मतलब होता है, अब ये जो नेक्स्ट है वो है रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। वहां पर बार ऑफ सूट था, यहाँ पर स्टे ऑफ सूट। यानी जब एक कोई केस चल रहा है बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, एक कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब इसी तरह का कोई और दूसरा केस, या यही केस मैं कहूँ, यही केस किसी दूसरी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये इस कोर्ट में पहले ही चल रहा है। इस केस को ये भले कोर्ट डिसाइड कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। जब तक ये केस इस कोर्ट में चल रहा है, तब तक इस केस को किसी दूसरी कोर्ट में या इसी कोर्ट में दूसरा केस फाइल नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस दिस केस इज फाइनली डिसाइड। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म थे दो, रेस जुडिकेटा एंड रेस सब्जुडाइस। सेक्शन नंबर 10 जो है वो रेस सब्जुडाइस से डील करता है और सेक्शन 11 डील करता है रेस जुडिकेटा से। जिस तरह हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिविल लॉ है, हमने सीपीसी पढ़ रहे हैं, सिविल कानून है। अल्दो के ये सिविल कानून है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें
अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस मौजूद हैं। यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकती है ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। अरेस्ट अगर देखा जाए तो ये क्रिमिनल नेचर के मामलात हैं। क्रिमिनल एक पनिशमेंट है, लेकिन सिविल लॉ में भी इसका होता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 90% ये कानून तो सिविल है, सॉरी ये राइट्स एंड लाइबिलिटी से डिस्कस करता है, लेकिन 10% ये कानून इसमें जो है ना वो पनिशमेंट के बारे में भी मौजूद है, यानी पनिशमेंट भी हो सकती है क्योंकि ये अरेस्ट से भी डील करता है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग सिविल प्रोसीजर डील्स विद इज इनहेरेंट पावर्स। किसी को पता है कि इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं? व्हाट इज सेक्शन 151? बस मुझे बताएं कि व्हाट इज इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं? हेलो। सर आप बताएं, हमें पता नहीं है। ठीक है ठीक है। इनहेरेंट पावर का मतलब होता है कि एक तो पावर्स वो होती हैं जो कि सिविल प्रोसीजर कोड ने बता दी कि भाई कोर्ट के पास ये पावर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह की पावर, कि भाई अगर कोई बंदे के खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, और वो अगर वो बंदा उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको अरेस्ट भी करवा सकती है। तो ये तो पावर ठीक है, कोर्ट ने बता दी, सिविल प्रोसीजर कोड में ये चीज लिखी हुई है। लेकिन वो तमाम पावर्स जो कि एक्सप्रेसली सिविल प्रोसीजर कोड ने नहीं बताई, वो भी पावर्स इन जजेस के पास होती हैं, इन सिविल जजेस के पास होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि 151 सेक्शन जो है ना वो उसको बताता है, जो कि डील करता है इनहेरेंट पावर से। जिसका मतलब ये है कि जो भी पावर्स इस कोड में मौजूद हैं, जो भी पावर्स इस सीपीसी में मौजूद है, वो तो इन जजेस के पास वैसे ही हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के लिए अगर कोई दूसरे मामलात, अगर जज समझता है कि इस तरह होना चाहिए, तो वो जज साहब वो काम भी कर सकता है अगर वो चाहे। तो इनहेरेंट पावर ये चीजें होती हैं, यानी सिविल प्रोसीजर कोड में जो चीजें मौजूद है वो तो पावर्स वैसे ही हैं, उनके अलावा वो पावर्स भी हैं जो कि इनहेरेंट पावर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। जो जज अगर समझता है कि भाई ये चीजें जरूरी हैं, ये काम करना जरूरी है फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस, तो वो भी कर सकता है। समझ में आया इनहेरेंट पावर्स? जिस तरह हम जो है ना वो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ सीपीसी डिस्कस कर रहे हैं, इस ये सीपीसी जो है ना वो पापर सूट्स के बारे में भी हमें बताती है। पापर सूट का मतलब होता है कि भाई एक बंदा जो किसी मसले में है, सिविल मसले में, उस उसका कोई मसला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो केस फाइल कर सके। तो अब वो क्या करे? तो उसके पास जो है वो एक रेमेडी है कि वो पापर सूट फाइल कर सकता है बिफोर द कोर्ट। यानी कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस केस को जो है ना वो फाइल कर सकूं, इस वजह से कोर्ट से ये मेरी दरख्वास्त है कि इस मेरे केस को फ्री कर दो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी केसेस चलते हैं। कोई बंदा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोर्ट में केस फाइल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो सिविल प्रोसीजर कोड ये चीजें भी, ये राइट भी देता है इन बंदों को। नाउ द नेक्स्ट इज, डिस्पाइट इट इज अ सिविल लॉ सर्टेन प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन फैमिली मैटर्स। अगर आप देखोगे ना तो फैमिली जो मसले होते हैं, फैमिली मैटर्स का किसी को पता है कि फैमिली मैटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैमिली मैटर्स? जैसे कि सर आई थिंक डाइवोर्स होता है और प्रॉपर्टी केसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आ, ये फैमिली मैटर्स यानी जिसमें डिवोर्स वगैरह हो, या मैरिज के मामलात हो, मेंटेनेंस के मामलात हो, कस्टडी के मामलात हो, तो उनके लिए कानून अलग है। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आपको मिल जाएगा, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट मिल जाएगा, मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1964, वो उनके तमाम उनके लिए कानून अलग है। लेकिन ये सीपीसी भी उन पर एट सम एक्सटेंड अप्लाई होता है। कब अप्लाई होता है?
जब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मसला आ जाए फैमिली का जिस पर वो कानून खामोश हो जाए, साइलेंट हो जाए, यानी उन कानून में उन मसलों का हल लिखा ही ना हो, ठीक है, नया कोई मसला हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां पर सीपीसी अप्लाई हो सकता है, होता है, ठीक है, अगर वो खामोश हो जाए तो। अदरवाइज फैमिली लॉज अलग हैं और उन पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर उन पर उन वो खामोश हो जाए, कानून कोई मसले का हल ना मिले, तो फिर जो है ना सिविल लॉ अप्लाई होता है, वरना नहीं। इट इंक्लूड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसी को पता है कि एडीआर क्या होता है? व्हाट इज एडीआर? चले मैं बताता हूँ। एडीआर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसकी मीनिंग ये है कि हम, अगर हमारे साथ कोई मसला हो जाता है सिविल नेचर का, तो हमारे पास हल ये है कि हम जो है ना वो उस केस को फाइल कर देते हैं सिविल कोर्ट में। और फिर जो है ना वो ये केस बड़े अरसे तक चलता रहता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, जिसमें 5 साल 6 साल सिविल केसेस में तो एक बड़ा टाइम लगता है, 5 साल 6 साल। अब एक और हल है कि हम कोर्ट को कह सकते हैं कि कोर्ट एप्लीकेशन देंगे कि कोर्ट जो है ना वो एक एडीआर कंडक्ट करे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंडक्ट करे, यानी ये मसला किसी दूसरे होशियार बंदे को दे दे, वो मसला वो बंदा हल करे, हम वहां पर जाएंगे, बस वो मसला हमारा हल करे, हम समझेंगे कि कोर्ट ने ये हमारा मसला हल कर दिया है। तो एडीआर जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है। वो कोई बड़ा फेमस वकील हो सकता है सिविल को, या कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, या कोई किसी यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा सा प्रोफेसर होता है, हो सकता है सिविल लॉ का। तो इन बंदों को कोर्ट जो है अपॉइंट करती है एज एन एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंडक्ट करने वाले लोग, जो है ना फिर ये दोनों पार्टीज वहां पर जाती हैं, वो फिर वो मसले को हल करता है। और जब अगर पार्टीज दोनों सेटिस्फाई हो जाएं उस फैसले से, तो फिर वो जो एडीआर होता है, वो जो बंदा होता है एडीआर वाला, कॉन्सिलिएटर जिसे कहा जाता है या मीडिएटर जिसे कहा जाता है, वो उसने जो जजमेंट दी होती है उसको आके कोर्ट में जज साहब के सामने जमा कराता है। कोर्ट अगर देखती है कि हाँ यार ठीक है, मसला इसने सही हल किया है, तो फिर जो है ना वो कोर्ट अपना जजमेंट और डिग्री फिर पास कर देती है, एडीआर के उस फैसले के ऊपर अपनी जजमेंट और डिग्री दे देती है। तो अब बात यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड भी एडीआर के बारे में हमें बताता है। सेक्शन 89A अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है कि सिविल जजेस चाहें तो एडीआर कंडक्ट कर सकते हैं और थ्रू एडीआर मसलों को हल कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल एडीआर। इस सिविल प्रोसीजर कोड का जो लॉन्गेस्ट ऑर्डर है, एक्चुअल में इसको देखा जाए तो 158 सेक्शंस हैं इसके अंदर, और 50 ऑर्डर्स हैं, 50 ऑर्डर्स, ठीक है। इन 50 ऑर्डर्स में से सबसे जो बड़ा ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 21, जो कि डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि भाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई डिक्री पास की कि इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया जाए, यानी दो टुकड़े किए जाएं, एक टुकड़ा एक भाई को, दूसरा टुकड़ा दूसरे भाई को, कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया। अब इसको अब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एग्जीक्यूशन टू द कोर्ट। कोर्ट को हम कहेंगे कि जज साहब आपने जो फैसला दिया है इसको एग्जीक्यूट कराएं, इस फैसले को जो है ना वो अमल दरामद कराएं, इसको इन्फोर्स कराएं। तो फिर कोर्ट कहेगी ठीक है भाई अमल दरामद कराओ, और जो है ना इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन कराओ। फिर वहां पर मुख्तियार जाएगा, जो भी रिसीवर वगैरह अपॉइंट अगर हुआ है तो वो जाएगा, उसको पार्टीशन कराएगा, और दोनों भाई इसको प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करके दे देगा। तो ये ऑर्डर 21 इससे डील करता है। और ऑर्डर 21 के अंदर कुछ 103 रूल्स हैं, 103 रूल्स, ठीक है। तो कोड, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट जो है ना वो डील करता है सेक्शन से, जो कि 158 सेक्शन है, और दूसरा जो पार्ट है वो डील करता है ऑर्डर्स से, ठीक है, जिस जो कि 50 ऑर्डर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और 50 ऑर्डर्स में से सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट ऑर्डर है जो कि मैंने आपको बताया वो है ऑर्डर 21, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। तो नेक्स्ट जो क्लास है हम उस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को, और फिर आगे बढ़ेंगे सेक्शंस के बारे में। तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर कोड, आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ इट इज योर टर्न, अगर कोई सवाल हो तो पूछो। और ये जो मीटिंग है उसका टाइम भी खत्म होने वाला है, अभी है जस्ट 4 मिनट्स, 4 मिनट तक आपके पास वक्त है, आप जो पूछना चाहते जी हो पूछ लो। जी सर। सर एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सेक्शन और ऑर्डर में क्या फर्क होता है जो सीपीसी में आपने
बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन जो है ना वो दो एक टर्म्स होते हैं, उनको थोड़ा समझ ले। अच्छा हुआ कि आपने ये पूछ लिया। एक होता है सब्सटेंशियल लॉ, बड़ा सुना होगा आपने। सब्सटेंशियल दूसरा होता है प्रोसीजरल। अब एक मदर ने अपनी बेटी को कहा कि तुम जो है ना आज चाय बनाओगी, यू आर गोइंग टू मेक अ टी। बेटी ने कहा ठीक है। अब माँ ने कहा कि चाय में ना, चाय के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो चाय में पड़ती हैं जो चीजें, वो क्या क्या है। उसने कहा कि भाई तुम मिल्क डालो, दूध पड़ेगा उसके अंदर, टी लीव्स यानी जिसको हम पत्ती कहते हैं वो जो है इसके अंदर पड़ेगी, शुगर पड़ेगी, ठीक है, उसके अलावा जो है ना वाटर, ये चीजें पड़ेंगी। बेटी ने कहा ठीक है, ठीक है। अब ये तो चीजें पड़ेंगी, ये तो पता चल गया, ये है सब्सटेंशियल, यानी पता तो हो कि उसके अंदर चीजें हैं क्या, ठीक है, सब्सटेंशियल मटेरियल क्या है। उसके बाद अब बेटी को माँ बता रही है प्रोसीजर के, अब ये चीजें जो है ना, ऐसा नहीं है कि तुमने पहले टी लीव्स डाल दिए फिर वाटर डाला, ऐसा नहीं होगा। इसका भी एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है कि किसको को कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। तो कोर्ट ने, सॉरी जो मदर है उसने कहा कि सबसे पहले तुम जो है ना वो डालोगी वाटर, उसके बाद डालोगी मिल्क, उसके बाद जो है ना वो तुम डाल दो टी लीव्स, और उसके बाद जो है ना तुम डालो शुगर। ये ये तीन चार चीजें तुम एक प्रोसीजर के हिसाब से डालोगी ना तो बनेगी चाय। तो दोस्तों डिफरेंस ये होता है सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल में। जो भी कानून सब्सटेंशियल है उनमें होती हैं डेफिनेशंस, ठीक है, इसमें एक टर्म होगा उसको डिफाइन किया जाएगा। सब्सटेंशियल लॉ के अंदर होती हैं पनिशमेंट्स, ये चीजें। बाकी जो प्रोसीजरल होता है उसमें होता है पूरा प्रोसीजर के भाई इस बंदे को पनिश तो किया जाएगा लेकिन किस तरह किया जाएगा, ठीक है, केस फाइल कैसे होगा, प्लेंट कैसे जमा होगी, रिटन स्टेटमेंट कैसे जमा होगी, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये जो सेक्शन थे ना सीपीसी के अंदर, इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल। ये है सब्सटेंशियल, ये पत्ती चाय वगैरह ये चीजें हैं। और ये जो ऑर्डर्स हैं ये है प्रोसीजर, ठीक है। चाय पूरी जो बनाने का तरीकेकार है ना वो इस प्रोसीजर में लिखा हुआ है। सेक्शन ऑर्डर्स, लेकिन सेक्शन जो सर है ना। सीपीसी तो ऑलरेडी इट्स मीन जी जी हेलो। सीपीसी ऑलरेडी मीन बाय कोड ऑफ प्रोसीजर, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर। सही है। मतलब प्रोसीजर तो ऑलरेडी मेंशन है ना सर। तो हाँ तो इसमें मतलब सेक्शन और ऑर्डर फिर प्रोसीजर और सब्सटेंटिव आ गए सर। देखें, एक बार याद रखना, कोई भी कानून जो होता है वो 100% प्रोसीजरल नहीं होता, और 100% जो है ना वो सब्सटेंशियल नहीं होता। हर कानून में अगर कोई प्रोसीजरल कानून है तो उसमें ऐसा होगा कि 90% प्रोसीजर होगा, 10% उसके अंदर जो है ना वो सब्सटेंशियल चीजें होती हैं। इसी तरह अगर कोई सब्सटेंशियल है तो 90% सब्सटेंशियल होगा, 10% उसमें प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपीसी के अंदर भी बड़े प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। सीआरपीसी के अंदर है तो वाले प्रोसीजरल, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंशियल भी चीजें तो लिखी हुई है ना, कि अरेस्ट कितने टाइम के लिए होगा, अरेस्ट किस तरह होगा, ये चीजें भी लिखी हुई हैं और उसके अलावा तुम देखोगे कि सीआरपीसी जो होती है उसके अंदर डेफिनेशंस भी तो लिखी हुई हैं।